कल नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और बिहार के इतिहास और राजनीति में शायद पहली बार होगा ये कोई इतनी लगातार और इतनी सालों तक सीएम रहेगा। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए उनको इतना जोरदार बहुमत मिला एनडीए गवर्नमेंट को। चाहे उनकी ग्राउंड लेवल पर उनकी काम की बात किया जाए, चाहे उनके सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, तो उनके चाहे उन्होंने रोड का काम किया, रोड कनेक्टिविटी पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, बिजली पानी पे काम किया, बेसिक जो भी नेसेसरी था उसमें शुरुआती में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जिस तरह से इस पर जनता ने उनको मैंडेट दिया है, इतने बहुमत, जोरदार बहुमत दिया है, जोरदार सपोर्ट मिला है, तो इस बार लोगों की अपेक्षाएं भी उनसे बहुत ज़्यादा है। वो 10वीं बार सीएम बन रहे हैं और हमको लगता है कि उनके सामने 10 सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। अगर इसमें वो पार करते हैं तो मेरे हिसाब से शायद बिहार की राजनीति में वो अमर हो जाएंगे। वो 10 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? वो 10 सबसे बड़ी राजनीति, जैसे सुशासन बाबू है, सबसे पहली है कि उनको कानून व्यवस्थाओं में और बेहतर ढंग से सुधार की जरूरत है। बेरोजगारी और पलायन, दूसरा बेरोजगारी और पलायन पे काम करने की जरूरत है। तीसरा उनको शिक्षा में सुधार करने की जरूरत है। चौथा उनको स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार करने की जरूरत है। 5वां उनको बाढ़ और जल जमाव से निपटारे के लिए भी काम करने की जरूरत है। 6वां निवेश और आर्थिक विकास पे काम करने की जरूरत है। 7वां गठबंधन की उनकी जो अस्थिरता की छवि है उस पर काम करने की जरूरत है। 8वां भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढीलापन जो है उस पर काम करने की जरूरत है, चुनौती है। 9वां युवाओं में घटता जो भरोसा जो है उसको वापस फिर से एक पार्टी के पॉइंट व्यू से, एक लीडर के पॉइंट व्यू से उस पर काम करने की जरूरत है। और 10वां कृषि और किसानों की आय पे काम करने की जरूरत है। ये 10 सबसे बड़ी चुनौतियां है नीतीश कुमार को, जो काम करने की उनको जरूरत है। इन एक 10 चुनौतियों के बारे में 2 लाइन हम इस पर ऐड करते चले जाते हैं। ये सबसे पहले उनकी छवि जो है वो सुशासन की छवि है, और सुशासन की छवि पर उनको फिर से उनके प्रशासन व्यवस्था, जैसे कि जो भी हत्याएं हो रही है, गैंगवार टाइप के हो रहे हैं, चाहे जो एक अल्कोहल बैन से जो भ्रष्टाचार के साथ साथ जो उनको अत्याचार भी बढ़ रहे हैं उस पर भी उनको काम करने की जरूरत है। उसको और बेहतर ढंग से लागू करने की जरूरत है। उनको क्राइम पे रोकने की जरूरत है। क्राइम में अब अपग्रेडेड क्राइम जो हो सकता है, जो अभी हो नहीं रहा है बिहार में, लेकिन आने वाले टाइम में साइबर क्राइम पे काम करने की जरूरत है, जो डिजिटल क्राइम पे काम करने की जरूरत है। इस सारी चीज़ों को उनको और अपग्रेड करके उनको काम करने की जरूरत है। दूसरा बेरोजगारी और पलायन, ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी और पलायन। उनको अस्थायी रोजगार पे काम करने की जरूरत है। दूसरा उनको उद्योग कैसे लगे, यहाँ पे बिहार में कैसे उद्योग को लाया जाए उस पे काम करना पड़ेगा। साथ साथ उनको आईटी सेक्टर, जिससे कि कहा जाता है नवादा में से न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने कि बिहार एक बहुत डेंस पॉपुलेशन वाला स्टेट है और इसमें बहुत सारा जमीन नहीं है। जो भी जमीन है खेती के लिए है, ऐसा जमीन है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी जमीन हम दे दे। बाकी जैसे कि बड़े स्टेट जैसे स्टेट से गुजरात, महाराष्ट्र और जो बड़े बड़े यूपी और जो बड़े बड़े राजस्थान, जो बड़े बड़े क्षेत्रफल के जो है स्टेट हैं, उतना हमारे पास जमीन नहीं है। तो उसके बदले में हम क्या कर, उसके अल्टरनेट हम आईटी सेक्टर ला सकते हैं, हम छोटे छोटे लघु उद्योग पे काम कर सकते हैं, एमएसएमई को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे लेके बहुत सारे काम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है पलायन का। पलायन का मतलब कि हम एक पलायन तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो हाँ इतना जरूर कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है कि जो छोटे आय के लिए 10,000 15,000 इस आय के लिए जो देश से बाहर जाते हैं, देश या शहर से बाहर जाते हैं, उनको एक किसी तरह उनके अपने ही स्टेट में एक व्यवस्था किया जाए, चाहे वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उनको स्किल ट्रेन करके हो, जैसे भी हो, उनको एक व्यवस्था की पर काम किया जाए। तीसरा जो था उनमें कि शिक्षा में सुधार, शिक्षा में अभी भी काफ़ी सुधार की जरूरत है। मिडिल स्कूल तक का, जैसे कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 से काफ़ी हमें टीचर बढ़ी, और मिडिल स्कूल का जो गुणवत्ता है उसके एजुकेशन पे तो हमने सुधार किया है। लेकिन अभी भी जो प्राइमरी स्कूल है या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हो गई, इनकी पे काम करने की अभी बहुत ज़रूरत है। प्राइमरी स्कूल में आज भी कोई लड़का अपना नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि अभी उसमें बुनियादी ज़रूरतों की कमी है, उसमें टीचर की कमी है और स्किल बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होता है उसके साथ साथ हम कोशिश करें कि हम अपने सरकारी स्कूलों में ऐसे एजुकेशन का सिस्टम बनाएं जिसमें शुरू से ही कुछ छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट भी होता रहे।
ऐसी जरूरत है। दूसरी कि यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन बहुत खराब है, चाहे उनका स्टडी की गुणवत्ता को लेकर हो जाए या उनके सेशन को लेट करने को लेट हो जाए, तो उनका भी रेपुटेशन सुधार करने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। उसमें टीचर की भी काफ़ी जगह कमी है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या प्राइमरी स्कूल के लेवल पे हो। तो इस शिक्षा में भी अभी काफ़ी स्कोप है इसमें मेहनत करने की गवर्नमेंट को लेकर। चौथा सबसे बड़ी है स्वास्थ्य सेवाओं में हालात में सुधार करने की जरूरत है। स्वास्थ्य में अभी भी आप छोटे शहरों में प्रखंड लेवल पे या जिला स्तर पर आप देख लिए तो उनमें अभी भी उनमें बहुत अच्छी हालत में अस्पतालें नहीं है। उसमें दवाई की सप्लाई की कमी बहुत ज़्यादा है। उसकी इमरजेंसी वार्ड जो है उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है कि बहुत जर्जर स्थिति में है, इस पर काम करने की जरूरत है। उसमें जो डॉक्टरों की कमी है, बेड की कमी है, चाहे अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है। इमरजेंसी में और अपग्रेडेड मेडिकल डिवाइसेस की जरूरत है, उसको लाने की जरूरत है। तो ये सरकार के सामने चुनौतियां रहेंगी जिसपे काम करना चाहिए और करना चाहिए। पांचवी सबसे बड़ी बाढ़ और जल जमाव। जैसे जानते हैं बिहार नदियों वाला प्रदेश है और पूरे बिहार को दो भागों से गंगा नदी उसको बांटती है। ऊपर से जो सबसे बाढ़ के कारण है वो गंडक नदी जो गंगा में मिलती है और उसकी और सहायक नदियां, और दूसरी जो कोसी नदी ऊपर से हिमालय से गिरकर गंगा नदी में मिलती है और उसकी और सहायक नदियां, जिससे उत्तर बिहार में तो बाढ़ आ जाता है और दक्षिण बिहार में कभी कभी सूखा पड़ जाता है। अब इसकी दो समस्या है, एक तो सूखा से खराब हुआ, दूसरा अगर बाढ़ आया और बाढ़ का पानी समय से नहीं निकला तो जल जमाव के कारण वो फसल जो लगा वो तो खराब हुआ, आने वाली फसल भी खराब हो जाते हैं। तो इसमें पर भी काम करने की जरूरत है कि हम उसको बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बनाए, बांध बनाए या छोटे छोटे नहरों का एक जाल बिछा दे कि अगर पानी आए तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, बहुत ज़्यादा पानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और पानी अगर लग जाए तो उसको हम निकासी की व्यवस्था कर सकें कि जो फसल खराब हुआ तो आने वाली फसलों को हम सही से उसको टाइम पर हम उसको खेत को तैयार कर पाए किसानों के लिए। तो ये सबसे बड़ी है। दूसरी बात है कि बाढ़ जो आती है उसमें राहत प्रबंधन की व्यवस्था हो, एक सही और सुचारू ढंग से हो। जैसे कि अभी भी जो बाढ़ आई थी गंगा नदी में, पूरा गांव का घाट जमुनिया नाम गांव जो आरा के पास था वो कट गया, पूरा का पूरा गांव कट गया। लेकिन शायद किसी भी, चाहे और भी स्टेट में होता है, चाहे पंजाब में होता है और कहीं होता है, तो एक सोशल सपोर्ट के साथ साथ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है। लेकिन बिहार में इसकी हमेशा से कमी, एक उदासीनता दिखती है, चाहे देश के स्तर पे हो, चाहे राज्य के स्तर पे हो, राज्य सरकार के स्तर पे हो, हमेशा कमी दिखती है कि वहाँ पे जो भी बाढ़ आती है, वहाँ पे जो संकट होती है, लोग वहाँ लोकल लोग ही उसको झेलते हैं और उसको काटते हैं। उनको बाहरी सपोर्ट या सरकारी सपोर्ट उतना नहीं मिलता जैसे बाकी स्टेट में मिलता है। छठवां सबसे बड़ी समस्या सरकार के पास रहेगी निवेश को लाना और आर्थिक विकास करना। बिहार, सब लोग जानता है कि बिहार जो है इसमें आर्थिक निवेश सबसे कम होता है, कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाहता। तो आपको सबसे बड़ी है कि आप वैसे नियम कानून बताएं, वैसे नियम बनाएं कि बड़े बड़े निवेश भी बिहार में आए, अपने इंडस्ट्री लगाए, नई इंडस्ट्री तो IT सेक्टर लगाए, उसके इंडस्ट्री फेवरेबल पॉलिसी बनाए जिससे वो इंटरेस्टेड हो, उनकी सुरक्षा और सपोर्ट की गारंटी दे और निवेश को बढ़ाए। उस निवेश के साथ साथ हम उनको छोटे छोटे उद्योग को बढ़ाएं, MSME पे काम करें, लघु उद्योग पे काम करें। जैसे कि कई तरह के, जैसे कि लघु उद्योग पे काम करें, एक गवर्नमेंट उसको बढ़ावा दे कि जैसे लघु उद्योग पे हो कि लोकल प्रोडक्शन हो और लोकल बाजार में ही बिक जाए। अगर उसमें बहुत डेवलपमेंट उसको लार्ज से किया जाए ना, तो लोकल स्केल पे उसको किया जाए, और इसके लिए सरकार ही इसकी कोई रास्ता निकाल सकती है कैसे उनको लोगों को ट्रेन किया जाए, जहाँ के जो कच्चा माल है वहीं पे लोकल माल बनाया जाए, वहीं के लोग बनाए और वहीं के मार्केटों में बिके हो, जहाँ की जो खूबसूरती है, जहाँ पे जो चीज़ बेहतर होता है उसके हिसाब से उसी लघु उद्योग पे काम हो। उसके बाद से इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए कि लोग यहाँ पे स्टार्टअप करें, अलग अलग तरह का स्टार्टअप यहाँ शुरू करें। स्टार्टअप के साथ साथ यहाँ पे MSME को बढ़ावा दें और उस हिसाब से सबको सहयोग करें, किससे लोग स्टार्टअप करें, MSME पे काम करें, लघु उद्योग पे काम करें, और उसके लिए एक इन्वायरमेंट बना के दे, उनको सपोर्ट करे, उनको ट्रेन करे, और फिर वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो होने लगेगा। जो सातवां है, जो गठबंधन में स्थिरता। नीतीश कुमार 2010
2015 के बाद से हमेशा वो इस गठबंधन से तोड़ कर उस गठबंधन जाते रहे हैं। और ये सिंपल सी बात है कि जब कभी भी गठबंधन की राजनीति करते हैं तो आप अगर गवर्नमेंट इधर से गठबंधन तोड़ के 5 साल के पहले उधर चले गए, उधर से इधर चले गए, तो आप उसके हिसाब से दूसरे पार्टी के हिसाब से भी आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ता है। तो आप जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी, एक विकास एक निश्चित दर से, निश्चित रफ्तार से विकास संभव नहीं है। किसको उसमें एक पार्टी की इंडिविजुअल अपना आइडियोलॉजी रहता है, वो अपने दृष्टिकोण रहता है, और तो एक बहुत दिक्कत हो जाता है कि इतने सारे नजरियों के एक साथ साथ लेके चलना, उसके विकास करना। तो एक स्थिर गवर्नमेंट, और जिस बार जो भी एनडीए को बहुमत मिली है, डबल इंजन सरकार को जो बहुमत मिली है, इसका बस एक ही लोगों का चाह है कि आपको कौन रोकता, आप जितना मन कर विकास करें। सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, तो आप जितना मन कर उतना विकास करें और अपना लोगों को जो मैंडेट दिया है उस पर आप उनके साथ में न्याय करें। आठवां बड़ी चुनौती उनके साथ है भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढीलापन। भ्रष्टाचार जो जन स्वराज ने मंत्री लेवल से लेके जो प्रखंड स्तर तक हर चीज को उन्होंने एक भ्रष्टाचार को जो खुलासा किया कि स्थायी स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, मंत्री लेवल पे जो बहुत लोगों को उन्होंने खुलासे किए, वो भ्रष्टाचार, उसके प्रूफ भी दिए उन्होंने, ये भ्रष्टाचार होते। इस पर इस चुनौतियां रहेगी नीतीश कुमार के पास कि इस पे कैसे इसको निपटारा करते हैं, एनडीए के पास या बीजेपी के बड़े लीडर के पास, सबके पास चुनौतियां रहेगी इस पे वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप हर जगह यही चलता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे से, नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। दूसरा बात क्या है कि योजनाओं का जो धन में जो लीकेज हो रहा है उसको कैसे रोकते हो। उसके बाद से जो 7 निश्चय 6 निश्चय बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें पारदर्शिता लोगों को रखे, जो पैसों की ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी पे काम करे हो। दूसरा बात है कि जो अल्कोहल बैन हुआ है बिहार में, इसको लेकर जो भ्रष्टाचार अपराध के साथ साथ जो भ्रष्टाचार भी है उस पर भी काम करे। तो ये सारी चुनौतियां नीतीश कुमार के साथ रहेंगी। दूसरा क्या है कि युवाओं में घटता भरोसा, जो बार बार युवा और महिला ने इनको बहुत सारे वोट दिए हैं इस बार, तो एक युवाओं का कैसे वो अपना विश्वास जीतते हैं, कैसे वो करते हैं, कैसे युवा समझ रहे हैं बात को कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में, अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तभी एक सतत विकास हो पाएगा, और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ विकास हो पाएगा और स्टेबल विकास हो पाएगा। तो युवाओं का, उनका रोजगार की व्यवस्था कैसे करें, उनके रोजगार का ट्रेनिंग कैसे करें, उनके स्किल का ट्रेनिंग कैसे करें। नहीं, हम रोजगार से कम स्किल उनका ट्रेन करें कि वो वहाँ से स्किल अपना ट्रेन होके स्किल अपने आप इनहेंस करके वो कहीं और कहीं रोजगार पा पाए। वो छोटे छोटे स्तरों पर स्किल का ट्रेनिंग का, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे वो ट्रेनिंग के छोटे छोटे उन्होंने व्यवस्था करे कि लोग यहाँ पे युवा जो हैं, जो बेरोजगारी का जो आलम है, उससे वहाँ पे स्किल अपने अंदर डेवलप करे, और या तो बिहार में या बिहार के बाहर कम से कम रोजगार तो मिले उसको। तो इस पर काम करने की जरूरत है। 10वां जो है कृषि और किसानों की आय। बिहार की सबसे 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पे डिपेंडेंट है, और कृषि पे डिपेंडेंट के साथ साथ यहाँ के सूखा और बाढ़ हमेशा से किसानों के लिए एक सिरदर्द बना रहता है। तो ये तो पहले ही हो गई कि ये बाढ़ और सूखा से निपटने के लिए बहुत सारा जो भी नियम हो, एक स्टेबल हो, व्यवस्था हो, टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था हो कि इसमें कैसे हम काम करें और कैसे इसे निपटारा पाएं। कि हम अगर बाढ़ ना आए उसको छोटे छोटे नहरों में हम जाल में बिछा दें पूरे बिहार में, कि जहाँ सूखा हो वहाँ बाढ़ का पानी पहुँचाया जा सके, या बाढ़ का पानी जमा हो तो तुरंत उसको वहाँ से निकाला जा सके, और फसलों को, उस फसल को बचाया जा सके। अगर नहीं बच पाए तो कम से कम दूसरी फसल टाइम से हम आदमी उसको कर पाए। दूसरा क्या है, आय के लिए सबसे बड़ी कृषि पर निर्भर रहती है। तो सबसे बड़ी बात है कि सिंचाई पर, हम बारिश के पानी पर निर्भर न रहें, हमारे पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, एमएसपी जो है उस पर गवर्नमेंट काम करे, एक कृषि बाजार हो, सरकारी कृषि बाजार हो, जिससे कि जो किसान अपना लोकल मार्केट में कम दाम पे बेचता है उसके लिए गवर्नमेंट को, डायरेक्ट बिहार गवर्नमेंट को बेचे और उससे एक उचित मूल्य ले, और वो सही टाइम पे मिले। कैसे कि बना तो है लेकिन इसलिए नहीं लोग बेचते वहां पे कि वो पैसा टाइम पे नहीं मिलता है, और बहुत सारे उसमें
और भी दिखते हैं, उसको सिंपल करे और एक उस पर काम करे। दूसरा बात है कि एमएसपी की किसी बाजार स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था हो, कि अगर हम खुद को रखें या सरकार के पास ही रखें, चाहे सरकार अपने पास रखे, उसकी एक अच्छी व्यवस्था हो कि सरकार ही उसको बाद में सेल करे। दूसरे का है कि जे इसमें कृषि में जैसे से बाकी जो डेवलप कृषि प्रधान राज्य हो गया, देश हो गया, वो अपने कृषि में अपग्रेडेड बीज, अपग्रेडेड उर्वरक और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ कृषि कर रहे हैं। हम आज भी ट्रेडिशनल और थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर भी काम करते हैं कि हमारा कृषि टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मिक्स हो, कि चाहे हमारे अपग्रेडेड उत्तम क्वालिटी के बीज मिले, खाद मिले और अपग्रेड टेक्नोलॉजी के साथ कृषि हो कि हमारी आय पर भी बढ़िया काम करे। ये 10-12 बहुत ही मूलभूत चीज़ें हैं जिसमें कि सारी चीज़ों पे अगर काम करें नीतीश कुमार, तो यकीनन जो से भी उनको मिला जुला जो काम रहा है और बिना भ्रष्टाचार के, बिना कोई दाग के, बिना कोई आरोप के नीतीश कुमार जो काम किया है, अगर 10 चुनौतियां जो हैं अगर अगले 5 साल में इसके 80% भी वो कर लेते हैं तो शायद बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार का नाम अमर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।